गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, चाहे एडिटोरियल हो, चाहे बहुत ही इसेंशियल कोई न्यूज़ हो, जिसके बारे में आवश्यकता होती है कि चीज़ों को बताया जाए, उसका एक्सप्लेनेशन किया जाए, हम ज़रूर बताते हैं। तो पंजाब सरकार का एक बहुत बड़ा आदेश आया है कि हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों व हथियारों के प्रदर्शन पर रोक। आपने देखा होगा कि पंजाबी गाने जब बजते हैं तो उनमें हथियारों का जो चलन है, जो प्रचलन है, काफ़ी बढ़ चढ़ कर है। चाहे आपका यो हनी सिंह हो, चाहे सिद्धू मूसेवाला हो, ऐसे तमाम तरह के लोगों पर कई बार कार्रवाई भी की जा चुकी है। कई बार शासन और प्रशासन के माध्यम से निर्देश भी दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला के बारे में आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े हथियारों को लेकर इन्फ्लुएंसर हो गए थे। जब एक गाना निकला था, ठोक 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 रखदा, सुने होंगे आप लोग। अभी हाल ही में रिसेंटली कुछ अज्ञात बदमाशों, या फिर ये कहे कि कोई बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई करके हैं, गैंग चलाते हैं, उन्होंने इनका सरेआम कत्ल कर दिया। और पर जानते हैं, ये इसके बाद भी पंजाब सरकार नहीं जागी। पर अभी जल्दी एक डेरा सच्चा के एक शिवसेना के नेता को दिन दहाड़े जिस तरह से गोली मारी गई है, इस वजह से दोस्तों पंजाब सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। देखिए, लिखा राज्य में हाल ही में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। 4 नवंबर को शिवसेना टकसाली के नेता सुधीर सूरी और 10 नवंबर को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरा जो है शासन आदेश करता है प्रशासन को, और प्रशासन पूरी सख्ती में आ जाती है और हर उस व्यक्ति को, जिसको कह सकते हैं कि ये अथॉरिटी दी गई है, लाइसेंस दी गई है, सबकी जांच होगी कि हाँ सही व्यक्ति को दिया गया है, वास्तव में इन्हें जान का खतरा है कि नहीं, कि बस ऐसे ही शौक में रखे हैं। और यदि शादी विवाह समारोह, किसी प्रकार का इनॉग्रेशन या फिर वीडियोज़ वगैरह कोई कुछ भी बना रहा है, यदि उसमें इसका चलन दिखाया गया तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इस तरह के सरकारों को कदम उठाना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, यदि सबके घर में ऐसे ही हथियार दे दोगे तो कल को यदि कोई भी छोटी सी भावना उठी तो चारों तरफ लाशें गिर जाएंगी। और इसका प्रमाण कई बार देखा जा चुका है, क्योंकि इंसान जब गुस्से में होता है, अग्रेशन में होता है, तो वो किसी प्रकार के भी हदें पार कर सकता है। इसलिए ऐसे हिंसक हथियारों से यदि उन्हें दूर रखा जाए तो ज़्यादा गनीमत है। अब आते हैं आगे, बात करते हैं आरक्षण के उचित आधार। आरक्षण के उचित आधार, इसके बारे में इसलिए बात करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं भैया ईडब्ल्यूएस को 10% दिया जा रहा है, ओबीसी को इतना दिया जा रहा है, एससी एसटी को इतना दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों की बात नहीं होगी। आरक्षण की बात कैसे होगी बता रहे हैं। जो दलित भाई वर्ग हैं, ठीक है, जो एससी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, इनको जो अभी तक आरक्षण दिया जा रहा था, ठीक, ये इसलिए दिया जा रहा था कि हमारे समाज में हिंदुओं की जो सबसे गरीब जातियां हैं, उन्हें हम सामाजिक, शैक्षिक, ठीक, आर्थिक स्तर पर अपनी मुख्य धारा से जोड़ें। ठीक है, इसलिए इनको यह आरक्षण दिया जा रहा था कि इनका चारों तरफ से विकास हो। ठीक है, इनकी स्थिति इस तरह दयनीय न रहे जो आज से 40-50 साल हुआ करती थी। अभी आप देखे होंगे कि अब 10 साल 15 साल में जो इनमें बदलाव आया है, इनके रहने सहने में, इनके शिक्षा में, रोजगार में, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। सरकार की तरफ से इनका काफ़ी ध्यान रखा गया है। पर दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतांतरित हो रहे हैं। मतांतरित का मतलब ये होता है कि कन्वर्ट, जैसे दलित हैं तो कुछ क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, ठीक है, ईसाइयत के कुछ धार्मिक बाउंडर के लोग हैं, कुछ मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं। ये लोग जाते हैं, भोले भाले जो दलितों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, उनको तमाम तरह के कह सकते हैं प्रलोभन देते हैं, कुछ वस्तुओं का देते हैं, तो कुछ सामाजिक जो है होता है ना कि भैया समाज में आपका कोई स्थान नहीं है, आपको बहुत ही दयनीय हे दृष्टि से देखा जाता है, आप हमारे धर्म में चले आइए, कन्वर्ट हो जाइए, हम आपको ये देंगे वो देंगे, ऐसे ही मतलब तमाम तरह के प्रलोभन के आधार पर वो एक दूसरे का मतांतरित कर रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया। क्या ऐसे लोगों को,
ठीक, फिर ऐसे लोगों को जो दलित से मुसलमान बन जा रहे हैं या क्रिश्चियन ईसाई बन जा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को मिलना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को क्या मिलना चाहिए? क्योंकि जो ये मुस्लिम रिलीजन है और क्रिश्चियन रिलीजन है, इन लोगों को हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय समाज में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। और जब किसी को माइनॉरिटी घोषित कर दिया जाता है तो उन्हें केंद्र और राज्यों के माध्यम से बहुत सारे जो है प्रिविलेज दिए जाते हैं, योजनाएं उनके लिए संचालित होती हैं। तो सबसे बड़ा ये सवाल है, ये मुद्दा कि इनको किस में रखा जाए? जो ये लोग कन्वर्ट होकर इसमें आ गए, इनको माइनॉरिटी समझा जाए या दलित समझा जाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। और सीधे सीधे आप अपने विवेक से काम करिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सेधमारी का प्रयास किया जा रहा है दूसरे धर्मों के द्वारा हिंदू रिलीजन में। तो जब तक इस भावनाओं को, ठीक है, आप बंद नहीं करेंगे, कोई सख्ती का कानून इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा और हिंदू रिलीजन को कुछ लोग मतलब विनाश की तरफ लेकर चले जाएंगे। देखते हैं आगे। केंद्र सरकार ने मतांतरित हुए दलित मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण का लाभ न देने के पक्ष में जो तर्क सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिए, उनसे असहमत नहीं हुआ जा सकता। दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देकर आरक्षण इसलिए दिया गया था क्योंकि वे हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के चलते सदियों से भेदभाव का सामना कर रहे थे। आरक्षण देने का उद्देश्य उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना था। यह सुविधा उन दलितों को नहीं दी गई जो मुस्लिम या ईसाई बन गए। अब देखिए क्या लिखा है, ठीक है, सीधा सीधा लिख गया कि भैया यदि आप दलित हैं और आप मुसाई या मुस्लिम या ईसाई बन रहे हैं तो फिर आपको अधिकार नहीं है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो राइट, ठीक है, कि आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन दे सरकार। क्योंकि ये दोनों समुदाय यह कहते हैं कि उनके यहाँ न तो किसी तरह का जातिवाद है और न ही जाति भेद। आमतौर पर दलितों को यह लालच देकर मतांतरण कराया जाता है कि उन्हें जातिवाद से छुटकारा मिल जाएगा। यदि दलितों को यह भान होता कि मुस्लिम या ईसाई बनने के बाद भी उनके साथ भेदभाव होगा तो वे कभी मतांतरित ही न होते। अब कहने का मतलब यह है कि देखिए, यदि इंसान कभी शिक्षा से अपना धर्म, अपना जाति त्यागना चाहता है तो संविधान इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। ये आपकी शिक्षा का विषय है, ये आपका राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू रिलीजन है, यू कैन चूज़। बट यदि कोई व्यक्ति आपको प्रलोभन दे के, ठीक है, आपके साथ छल कपट करके आपको दूसरे धर्म की तरफ, दूसरे समाज की तरफ अग्रसित करने का प्रयास करता है, तो ऐसे में आपको सरकार और प्रशासन रोकने का प्रयास करेगा। और ऐसे लोगों के ऊपर, जो लोग एक घटिया कार्य को करने में एक पूरा ग्रुप बना के घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा कार्य करने के लिए उन्हें 1000 बार सोचना पड़े। दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयों के संगठन खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि दोहरा लाभ उठा सके, एक अनुसूचित जाति का और दूसरा अल्पसंख्यक दर्जे का। यदि मतांतरित होकर मुस्लिम और ईसाई बने दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा और फिर आरक्षण का लाभ दिया गया तो छल बल और धोखे से उनके मतांतरण का अभियान और जोर पकड़ सकता है। क्योंकि भारत में मतांतरण राष्ट्र की आत्मिक चेतना को कमज़ोर करता है, लिहाजा इसे हर हाल में हतोत्साहित करना होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो जो भारतीय जड़ें हैं उसको कमज़ोर कर देंगे कुछ लोग, और भारतीय चेतना का विकास नहीं हो पाएगा, जिस वजह से एक भेदभावपूर्ण समाज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इससे इनकार नहीं कि हिंदू समाज का दलित कहा जाने वाला तबका भेदभाव का शिकार रहा है और कहीं कहीं आज भी है। आज़ादी के समय यह माना गया था कि इस तबके को आरक्षण देकर उसे जाति भेद से मुक्त करा लिया जाएगा। प्रारंभ में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ दशकों बाद इसका असर दिखने लगा। आज यह कहा जा सकता है कि आरक्षित तबका पहले से कहीं अधिक सक्षम है, सबल है, लेकिन हमारे नेता अभी भी इस भावना को जिंदा रखना चाहते हैं कि हिंदू समाज अब भी जातियों में बटा और उसी आधार पर भेदभाव होता है। देखिए, कुछ नेतागण हैं जो कुछ विशेष जातियों का जो है नेतृत्व कर रहे हैं, कुछ विशेष धर्म का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो तमाम तरह के प्रलोभन देंगे, झूठ प्रचार प्रसार करेंगे। पर यदि आप जागरूक हैं, उस योग्य हैं, तो आप अपने लोगों को समझाएं ना कि फला व्यक्ति जो है गलत सूचना दे रहा है, वो हमें बांटने का प्रयास कर रहा है। बांटने का प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चुनाव के नतीजों को जाति और धर्म के बल पर
कह सकते हैं आप प्रभावित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बना के रखना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, ये हमारा काम है। ऐसा ना हो कि नहीं भैया वो जो कह रहा कि उसके बातों में आकर, आवेश में आकर हम उसके लिए लाठी डंडा हथियार उठा लें, कल को किसी जेल खाने में मिलेंगे। इसी आधार पर भी आरक्षण की मांग करते रहते हैं। पिछले दिनों झारखंड में 1932 के डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई है। डोमिसाइल का, यदि झारखंड में आप निवासी हैं 1932 के हिसाब से, झारखंड में आरक्षण अब 75% से भी अधिक हो गया है। यह आरक्षण की 50% की सीमा को लांघ रहा है। अब देखिए, संविधान में कहा गया कि 50% से ऊपर जो है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अन्यथा दोस्तों ये बहुत ज़्यादा भेदभाव हो जाएगा जातियों के बीच में और एक नरसंहार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पर देखिए किस प्रकार से संविधान को दरकिनार करके राज्य सरकारें अपनी मनमाना कर रही हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। यही लोग हैं जो समाज को एक दूसरे से भेद करने का सिखा रहे हैं, बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति कुछ अन्य राज्यों में भी है। शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों में आरक्षण तो बढ़ रहा है, लेकिन नौकरशाही की कार्यकुशलता नहीं बढ़ रही है। कुछ अकुशल नौकरशाही राष्ट्र पर एक बोझ है, राजनीतिक हथियार बना आरक्षण एक तरह से देश पर आर्थिक बोझ भी है। आरक्षण के दायरे में आने वाली आबादी 50% से अधिक है, लेकिन कोई भी सरकार हो वह बढ़ती आबादी के अनुपात में नौकरियां सृजित नहीं कर सकती। देखिए सीधा सीधा लिखा है कि कोई भी सरकार हो, उसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क होता है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार देना होता है। ये तो मुश्किल है। उसमें जो योग्य लोग हैं वो कभी कभार क्या होता है दोस्तों, फाइट से बाहर हो जाते हैं और जो आरक्षण पेयी हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिल जाता है, नौकरी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बोझ है। ठीक है, तो आरक्षित लोगों को भी उतनी ही सीमा में आप भर्ती करिए और एक ओपन भर्ती रखिए, जिसमें देर इज़ नो नीड विच कास्ट विच रिलीजन यू बिलोंग। बस आप आइए, अपनी दक्षता क्षमता के ऊपर कम्पीट करिए लोगों को, जो आपका रैंक आएगा उसके अनुसार आपको पद प्रतिष्ठा दिया जाएगा। ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, यही कारण कि आरक्षण के दायरे में आने वाले कम लोगों को ही सरकारी नौकरियां मिल पाती हैं, चूँकि आरक्षण के जरिए नौकरी न पाने वाले भी अपने पैरों पर खड़े होकर देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। इसलिए सरकारों की उनकी ओर भी देखना चाहिए। यह एक तथ्य है कि गरीबी केवल आरक्षण के दायरे में आने वाले वर्गों में ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों में भी व्याप्त है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2019 में संविधान संशोधन के जरिए 10% आर्थिक आरक्षण का प्रावधान लाया गया। अब देखिए ये भी कहा गया है कि यदि आप देख रहे हैं कि ना ही खाली SC ST OBC में खाली गरीब हैं, तो आप गलत हैं। आज का जो समाज है, आज का जो परिवेश है, इतनी महंगाइयाँ हैं। और एक समय हुआ करता था जब भारतीय समाज में जो परिवार होता था वो जॉइंट हुआ करता था, पर आज दोस्तों हर जगह देख रहे होंगे, पहले ये शहरों में था, एक एकल था। अब दोस्तों गांव में भी एकल व्यवस्था होने लगा है। जैसे ही 4 भाई हैं, 4 भाइयों की शादी हुई, उसके बाद सब लोग अपना अपना जीवन निर्वाह अलग अलग करिए। उसके बाद जो समस्याएं आ रही हैं, 5 उंगली है तो पाँचों समान रूप से तो वेतन नहीं पाएंगे, समान लोगों का जो है कार्यकुशलता नहीं होगा। इस आधार पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। ऐसे लोगों को आवश्यकता है, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जो कि 2019 में EWS के अंतर्गत जो भी परिवार आता है उसको दिया जा रहा है और उसकी सराहना करनी चाहिए। ठीक है, फैसले में आर्थिक आरक्षण को उचित ठहराते हुए कहा कि इससे आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन नहीं होता। इससे सरकार को राहत मिली है, लेकिन अगर गरीबी को दूर करना है तो गरीबों को आरक्षण के साथ साथ उनके लिए अन्य योजनाओं को भी चलाना होगा, जिससे वे सक्षम बनकर देश के विकास में भागीदार बने। आर्थिक आरक्षण को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट की जज बेला त्रिवेदी ने आरक्षण की समीक्षा की भी बात कही। इस तरह की बात पहले भी उठती रही है, परंतु आरक्षण के नफ़ा नुकसान पर खुलकर बहस नहीं हो पा रही है। कम से कम अब तो आरक्षण पर नीर-छीर ढंग से बहस होनी चाहिए, ताकि सभी वंचित पिछड़े तबके मुख्य धारा में शामिल होकर देश की प्रगति में योगदान कर सकें। देख रहे हैं कि आए दिन जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर मतलब 2 बड़ी बड़ी सरकारें एक सत्ता में, जो विपक्ष में, वो तक आपस में भिड़ जाती हैं। इसका जानते मुख्य कारण क्या है कि हम लोग कभी कभार समझ नहीं पाते हैं
ठीक है। और जो एक वर्ग बन गया, एक आरक्षण विरोधी है, एक आरक्षण जो ले रहे हैं। तो इन लोगों में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उस चीज़ को पाटने के लिए दोस्तों लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, सभ्य होना पड़ेगा। नहीं तो वही स्थिति होगी। एक बार आपको याद है 2018 में एक पूर्व के न्यायाधीश थे जिन्होंने अपना एक विचार दिया कि मुझे लगता है कि आरक्षण जैसे मुद्दों में अब बदलाव होना चाहिए। जो SC/ST एक्ट है, जो कानून है, उनका कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है। इस वजह से हमारा समाज विखंडित हो रहा है। कुछ सही लोगों को भी कटघरे में रहकर अपना पद प्रतिष्ठा गंवाना पड़ रहा है। इसके बारे में सरकारों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। उसके बाद 2018 में वो स्थिति आती है, SC/ST जो समाज है एकजुट होकर जिस प्रकार से पूरे देश में, पूरे भारत में तोड़ फोड़ मचाया, सार्वजनिक संपत्तियों का नाश किया, ठीक है, सड़कों पर चलकर लोगों को मारा गया, वो किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद सरकार भी डर गई। ऐसी चर्चा जातिगत आरक्षण को लेकर भी होनी चाहिए, क्योंकि यह एक तथ्य है कि अभी ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन सकती है जिससे सभी पात्र लोगों को ही आरक्षण मिलना सुनिश्चित किया जा सके। यह ठोस व्यवस्था कैसे बने, इस पर नए सिरे से विचार होना चाहिए। इसी तरह बहस इस पर भी होनी चाहिए कि जब सरकारी नौकरियां घटती जा रही हैं, तब आरक्षण बढ़ाने की मांग करते रहना कितना लाभप्रद है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि सरकारी शिक्षण संस्थान भी अपर्याप्त हैं। इन संस्थानों में आरक्षित तबके के सभी छात्रों को चाहकर भी प्रवेश नहीं दिया जा सकता। यदि जाति और गरीबी के कारण किसी तरह का भेदभाव होता है तो उसे दूर करने के प्रभावी उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के बावजूद इस समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं किया जा सका है। वास्तव में एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाना चाहिए जिसमें जात पात और भेदभाव के लिए कहीं कोई जगह न रहे। जाति और पंथ के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए अभी आवश्यक है कि देश को अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की घोषणा से धारणा से मुक्त किया जाए। आखिर आरक्षण की ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती जिससे किसी भी जाति, समुदाय, क्षेत्र के हर गरीब और पिछड़े व्यक्ति को विशेष अवसर प्रदान किया जा सके। यह वह प्रश्न है जिसकी और अधिक अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इस प्रश्न पर व्यापक विचार विमर्श करके ये आरक्षण के उचित आधार तैयार किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।